में पढ़ेंगे चैप्टर 65 एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी सिक्रेशंस होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जीआईटी ट्रैक्ट पूरा पढ़ लिया है लेकिन उसके अंदर जो लीवर और पैनक्रियाज वो क्या काम कर रहा है ये हमें मालूम होना ज़रूरी है, और उसके अंदर स्लिवरी ग्लैंड्स का क्या काम है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम आज इस एक वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर 65 जो है वो कंप्लीट कर लें। तो इसमें ये क्या बात कर रहे हैं कि जो आपके सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं ना उनके प्राइमरी दो फंक्शन होते हैं, एक तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं, दूसरा वो म्यूकस ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है आपके फूड एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर जितना भी खाना होता है उसको हजम करता है, जबकि म्यूकस ग्लैंड्स का जो है वो काम ये है कि वो एक तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे, यानी फिसल के जैसे निवाला हमने चबाया और वो फिसल के जो है वो हमारे जो फेरेंक्स से जो है वो इसोफेगस तक और फिर वहाँ से स्टमक में चला गया और इस तरीके से सिक्रेशन में जो है वो डिफिकेशन हो जाए आराम से, इसका ये काम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल इसमें इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि BCQs या फिर जो थोड़ी सी थ्योरी लिखने के लिए आ जाती है वो समटाइम्स इसमें से भी वो दे देते हैं। तो ये कब सीक्रेट होते हैं, इनको जब ये स्टिमुलस मिले कि जो काइम है या जो फूड मटीरियल है निवाला जो है वो आपके जीआई ट्रैक्ट के किसी भी पोर्शन पर अगर पहुंच गया है तो इसकी सिक्रेशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट सिक्रेशन, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर सिक्रेशन होने के जनरल प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे सुपरफिशियली आपके म्यूकोजा के लेवल पर जो है वो जो एंजाइम जो सिक्रेट होता है उसको हम कहते हैं गोबलेट सेल्स या म्यूकस ग्लैंड्स। वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि आपके म्यूकस वाले एरिया पर आपके म्यूकोजा के पास अगर ज़रा सी भी कोई इरिटेशन हो रही है जीआई ट्रैक्ट के अंदर तो ये उसको रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि मैंने जैसे भी बात की ना कि निवाला फिसल कर जो है वो आराम से चला जाए और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, प्रोटेक्ट सरफेस फ्रॉम एक्सकोरिएशन एंड डाइजेशन, यानी कि वो खुद ही जो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो खुद को हजम ना कर लें। जैसे हमने स्टमक में पढ़ा था कि हमारे पास गैस्ट्रिक बैरियर्स थे ना, कुछ गैस्ट्रिक बैरियर्स क्या करते हैं कि स्टमक खुद को हजम ना कर ले अपनी एसिड के थ्रू, तो वो उसको क्या कर रहे थे कि हेल्प कर रहे थे, उसको बचा रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो सेम वही चीज़ है कि इस म्यूकोजा के ऊपर ये वाली लेयर होती है जो उसको खुद को डाइजेस्ट करने से रोकती है। दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं ये तो सुपरफिशियल है ना म्यूकोजा के लेवल पे, ये थोड़ा सा डीप है कि एपिथेलियम से लेकर सब म्यूकोजा तक जा रहे होते हैं। ये होते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन्स, ये क्या होते हैं छोटे छोटे से पिट्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है ना सुराख कह लें, उनके ज़रिए से जो वो सिक्रेशन जो है वो बाहर निकल रही होती हैं। ठीक है, और तीसरी क्या होती है, तीसरे होते हैं आपके स्टमक से लेके अपर ड्यूडेनम के अंदर जो है वो थोड़ी सी गहराई में डीप ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सीडेंटिक ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं, ये पेप्सिनोजन और सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, और हमें पता है कि पेप्सिनोजन हमारे स्टमक और ड्यूडेनम के लेवल पे सिक्रेट होता है, हमारे हम जो प्रोटीन वगैरह खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और फोर्थ क्या है कि फोर्थ के अंदर जो है वो एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। एक्सेसरी यानी आपके माउथ से लेके आपके एनएस तक, यानी आपका माउथ हो गया, आपका ईसोफेगस, आपकी बकल कैविटी, आपका फेरेंक्स, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ये चीज़ें तो सारी एक साथ एक ट्रैक है ना जो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा साइड पे पड़े हुए होते हैं उसको हम एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो जो फोर्थ के अंदर है क्या बात करना चाह रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स ग्लैंड होते हैं जैसे स्लिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लिवर, जिन्हें हम एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं। ये स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि जीआई ट्रैक के अंदर मौजूद नहीं होते, उनके बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। यानी ये क्या कर रहे होते हैं कि जैसे फूड जो है वो जिस भी किस्म का, अगर फैट है तो फैट के लिए, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए, कार्ब्स है तो कार्ब्स के लिए, जो भी जो एंजाइम जो है वो ज़रूरी होते हैं उनको बनाकर जो है वो थ्रू ड्यूडेनम जो है वो एक ऑडियो स्प्रिंटर ऑफ ऑडियो होता है, उसके थ्रू जो है वो हमारे ड्यूडेनम के अंदर वो एंजाइम बनाकर सिक्रेट कर देते हैं कि भाई ये लो और जो है इसको जो है वो डाइजेस्ट करवाओ। तो हमने कौन से पढ़े इसके अंदर, फोर्थ एसोसिएटेड जो हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर जो कुछ कॉम्प्लेक्स ग्लैंड्स हैं वो है सिलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लिवर, दैट प्रोवाइड सिक्रेशन फॉर डाइजेशन और इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड, जो डाइजेशन करवाते हैं, इमल्सिफिकेशन करवाते हैं फूड की। लिवर के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 71 में ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, इतनी हमने पढ़नी नहीं है, जो डिटेल है वो हम इसी चैप्टर के अंदर थोड़ा आगे पढ़ लेंगे। स्लिवरी ग्लैंड जो पैनक्रियाज के अंदर बनते हैं उन्हें हम एसिनियस ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड जो है वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बाहर होते हैं, इसलिए बाकी ग्लैंड से अलग होते हैं। मिलियंस ऑफ एसिनी ग्लैंड्स विद सिक्रेटिंग ग्लैंडर सेल, दीज एसिनी फीड द सिस्टम। अच्छा, ये सिंपल है कि जो है वो पैनक्रियाज के एक एक सेल में बन रहे होते हैं और फिर फाइनली जाके वह जो है वो स्मॉल डक्ट, फिर स्मॉल डक्ट से लार्ज डक्ट, और लार्ज डक्ट के बाद जो है वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर वो सीक्रेट हो जाते हैं। इतनी सी बातें, बनते तो सारे एक साथ हैं लेकिन बाद में जाके जो है वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर सीक्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है कि बेसिक मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री ट्रैक्ट ग्लैंड जो है वो सीक्रेट क्यों होंगे, इसकी 3 स्टिमुलेशन, जैसे कि हमने पूरे जीआई ट्रैक्ट में एक बात बार बार रिपीट किया है कि ये कि वो जो इसका अपना लोकल सिक्रेशन जो लोकल कोई भी काम इसने मूवमेंट करानी है या इसने
कोई ग्लैंड सीक्रेट करवाना है या इसने कोई स्फिंक्टर ओपन या कॉन्ट्रैक्शन करवानी है कोई भी, तो जो उसका लोकल काम होता है उसको इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि जो काम जिसमें थोड़ी सी पावर चाहिए या जब इनिशिएट करवाने की बारी होती है तो इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम हाजिर है और उसको पूरा भी करवा लेता है। लेकिन जब कोई बड़ा काम करना होता है ना, तो फिर ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक और ब्रेन स्टेम के लेवल तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि वो मैकेनिज्म जो ग्लैंड्स को सिक्रेट करेंगे उनको स्टिमुलस कौन सा मिलता है कि भाई फूड को जो है वो जो ग्लैंड्स को सिक्रेट करना है। तो पहली चीज़ ये है कि जैसे फूड का कोई भी पार्टिकल हमारे जीआई ट्रैक्ट के किसी भी पार्टिकुलर एरिया में मौजूद होगा, सिक्रेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी मॉडरेट से लेकर लार्ज अमाउंट में। यानी जो जितना खाना खाता है उसके हिसाब से आपका बॉडी जो है वो कोशिश करती है कि मैं सिक्रेशन करूँ और जितना भी इसने खा लिया वो सारे को हजम कर दूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे लोकल एपिथेलियल स्टिमुलेशन, जो कि जिसको जो है इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो आपके गट वॉल में मौजूद होता है। यानी आपकी जीआई ट्रैक्ट का अपना ज़ाती खुद का इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम, यानी इसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बाकी भी काम करते हैं जब इसको ज़रूरत पड़ जाए कभी कभी। तो यहाँ पे क्या सीन है, इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम जो है वो लोकल एपिथेलियल जो है एक्टिवेशन करवाते हैं स्टिमुलेशन की। वो किस वजह से होती है, वही 3 रीज़न, टैक्टाइल स्टिमुलेशन या केमिकल इरिटेशन हो गई या डिस्टेंशन हो गई गट वॉल की। तो आपका इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम जो है वो लोकल एपिथेलियम की जो है वो लोकल एपिथेलियम को जो है वो स्टिमुलेट कर देता है और कहता है भाई जो है वो सिक्रेशन करवा दो। और ऑटोनोमिक स्टिमुलेशन में क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, इंक्रीजेज द एलिमेंट्री ट्रैक्ट ग्लैंडुलर सिक्रेशन रेट। अब देखो सिंपल सी बात है ना, अगर पैरासिम्पैथेटिक जो है वो आपकी ग्लैंडुलर सिक्रेशन रेट को बढ़ा रहा है तो सिंपैथेटिक क्या करेगा, सिंपैथेटिक भी बढ़ाता ही है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक पहले से ही बढ़ा चुका है तो वो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवाता है आपका सिंपैथेटिक, और वो उसकी जो हद से ज़्यादा जो रेट ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रेशन हो गया ना उसको कम करवाता है। तो इंक्रीज़ कौन करवाता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है ग्लैंडुलर सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवाता है। कैसे, आपका जो हम पढ़ते हैं स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व टू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑलमोस्ट वेरिएबल इज इंक्रीज द रेट ऑफ एलिमेंट्री। ठीक है, ये हो गया। द इंक्रीज सिक्रेशन रेट इज स्पेशली ट्रू ऑफ ग्लैंड इन द अपर पोर्शन ऑफ ट्रैक इनर्वेटेड बाय ग्लोसोफेरेंजियल। वही बात हो गई, ये बार बार हम पढ़ते हैं वेव जो हमारा अपर जीआई ट्रैक्ट है उसको कौन जो है वो इनर्वेट करता है, आपकी ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अब ये अगर आपके अपर जीआई ट्रैक्ट को इनर्वेट कर रही है तो उसके अंदर जितने भी एरियाज आते हैं अपर जीआई ट्रैक्ट में, आपका इसोफेगस आता है, लेरेंक्स आता है, आप इसोफेगस, फेरेंक्स आता है, आपका स्टमक आता है, आपका ड्यूडेनम आता है। तो अगर आपके माउथ से अगर ये स्टार्ट हो रहा है अपर जीआई ट्रैक्ट जिसको ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो इनर्वेट कर रही हैं, तो वो क्या करेंगी, अगर स्टिमुलस अपर जीआई ट्रैक्ट में गया है तो फिर आपके माउथ से जो है वो म्यूकस ग्लैंड, सिलिवरी ग्लैंड सीक्रेट होगा। ठीक है, अगर आपके इसोफेगस पे गया तो इसोफेजियल ग्लैंड सीक्रेट होगा, और अगर आपके स्टमक में गया तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज में गया तो पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ड्यूडेनम में गया तो बर्नर्स ग्लैंड सीक्रेट होगा। सिंपल सी बात है। तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेशन जो स्टिमुलेशन जैसे ही वो आपके अपर जीआई ट्रैक्ट में जाती है थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, वो क्या करती है कि आपके डिफरेंट ग्लैंड जो अपर जीआई ट्रैक्ट के डिफरेंट एरियाज में होते हैं, सिलिवरी, इसोफेजियल, गैस्ट्रिक, उनको जो है वो स्टिमुलेट करवा के ग्लैंड्स को सीक्रेट करवा देती है। जबकि आपके अच्छा हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो है वो ड्यूडेनम के एरिया तक यानी अपर जीआई ट्रैक्ट को जो है वो ग्लोसोफेरेंजियल वगैरह स्टिमुलेट करवा रही थी। अब इस जो बाकी का एरिया है जो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको कौन स्टिमुलेट करवाएगा। तो जैसे ही ड्यूडेनम के लेवल तक फूड पहुँचता है और जो ग्लैंड्स की सिक्रेशन शुरू हो जाती है, तो ड्यूडेनम के लेवल के बाद जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन आए तो वो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम के अंदर सिक्रेशन शुरू हो जाती है, वो जाके स्टिमुलेट कर देता है पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को, और फिर वहाँ से वो खुद ब खुद सिक्रेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं भाई फूड जो है वो ड्यूडेनम तक पहुँच गया, अब अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो उसको तो डायरेक्ट स्टिमुलेशन गई, यहाँ पे जो स्टिमुलेशन आई वो ड्यूडेनम से आई। ठीक है, अब ये सिंपैथेटिक पढ़ते हैं। इसके 2 इफेक्ट हैं। एक तो ये क्या करता है कि वही जो हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक ने काम किया कि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन हो रही है उसको थोड़ा सा ये और मज़ीद मॉडरेट करके सिक्रेशन को बढ़ा देता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ही सिक्रेशन यूजुअली से ज़्यादा ही हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वेज़ोकंस्ट्रिक्शन भी यही कराता है। तो इसके 2 काम है सिंपल। अब रेगुलेशन ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रेशन बाय हार्मोन्स, फोकस चला गया सॉरी। ठीक है, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते हैं जो कैरेक्टर और वॉल्यूम जो है सिक्रेशन का उसको मेंटेन करते हैं। कैरेक्टर से मुराद यहाँ पर ये है कि जिस किस्म का फूड आया है, अगर फूड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है तो फिर जो हार्मोन सिक्रेट होगा वो कैरेक्टर किसका कैरेक्टर के हिसाब से सिक्रेट होगा, वो प्रोटीन का सिक्रेट होगा। अगर आपके पास फैट आया है तो फैट यानी कि जो भी जो कायम जो फूड मटेरियल हमारे पास आया है उसके हिसाब से ही जो आपकी जीआई की सिक्रेशन होनी चाहिए। इसका सारा जो काम है वो आपके जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो हार्मोन जो है उसको संभालते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो हार्मोन्स
द हार्मोन्स देन these hormones are liberated from the gastrointestinal mucosa in response to the presence of food in the lumen of gut. आपकी गट वॉल के अंदर जैसे ही फूड पहुंचता है इनको रिस्पॉन्स मिल जाता है और ये निकल आते हैं बाहर और जाके आपके ब्लड में मतलब आपके ब्लड में चले जाते हैं और आपका ब्लड जो है पूरी बॉडी में घूमता है और वहाँ से जाके जहाँ पर जो हार्मोन सीक्रेट करवाने हैं वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है और वहाँ से वो हार्मोन जो उस फूड के लिए सीक्रेट होना चाहिए उसको सीक्रेट करवा के अपना काम कर देता है। ये जो हार्मोन जो दिस टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। इस किस्म की जो स्टिमुलेशन है यानी कि अगर आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर हमें कोई हार्मोन इंक्रीज जो अगर कोई हमें सीक्रेशन करवानी है तो ये मुश्किल नहीं है, म्यूकोजा जाएगा और आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर सीक्रेशन जो है वो स्टिमुलस दे देगा और काम हो जाएगा। लेकिन आपको जीआई ट्रैक्ट के अगर बाहर से कोई जो है वो सीक्रेशन करवानी है, कोई आपको गैस्ट्रिक जूस या पैनक्रियाटिक जूस चाहिए तो आपको बाहर जाके काम करना पड़ेगा। तो फिर ये सीक्रेशंस क्या होती हैं कि ये स्टिमुलस ब्लड के थ्रू जाते हैं पैनक्रियास के पास और जाके बताते हैं कि भाई ये चीज़ें आ गई हैं, अब तुम जो है वो अपना काम शुरू कर दो, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो ड्यूडेनम के अंदर पहुंचा दो। ठीक है, यानी विद इन द गट वॉल तो इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम संभाल रहा होता है ना सारा काम। अब उसके बाहर जो सारा काम है उसको ब्लड के थ्रू जो सिक्रेशन उसको चाहिए वो ब्लड के थ्रू सिग्नल्स भेजती है और ब्लड सारे जो है वो कैरियर होता है इन सिक्रेशन के स्टिमुलेशंस का और जाकर जो है वो सिक्रेशन हो जाती है और आपका पैनक्रियाटिक जूस जो है वो निकल आता है ड्यूडेनम के अंदर। अब ये जो केमिकली जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ये ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की नहीं, वही बार बार हमने पढ़ लिया। अगर आपने फर्स्ट इंटर अच्छे से पढ़ा था तो वो आपका हो जाएगा। आप पढ़ते हैं सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं था तो इसकी टेंशन मत देना, नहीं होता तो कोई बात नहीं है। सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं कि वो ग्लैंड जो सलाइवा की सिक्रेशन में हेल्प करते हैं यानी जो सलाइवा बनाते हैं वो कौन से होते हैं। द प्रिंसिपल ग्लैंड्स ऑफ सलाइवेशन आर पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुइनल और बक्कल ग्लैंड्स। बक्कल ग्लैंड्स आपके बक्कल कैविटी में और सब मैंडिबुलर आपके मैंडिबल के अंदर होते हैं। ये चारों मिलके जो है वो आपके सलाइवेशन का प्रोसेस करवाते हैं और एक दिन में आप 800 से लेके 1500 मिलीलीटर तक जो है वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। आपके सलाइवा के अंदर दो इंपॉर्टेंट किस्म के प्रोटीन होते हैं। पहला जो होता है सीरस सिक्रेशन दैट कंटेन्स पेटाइलिन। पहला प्रोटीन जो होता है वो पेटाइलिन होता है, दूसरा होता है म्यूकिन। ठीक है, अब ये चारों मिलके इन सलाइवा सीक्रेट करते हैं और सलाइवा के अंदर ये दो प्रोटीन होते हैं। लेकिन इन चारों के अंदर मतलब पैरोटिड में से दोनों किस्म पैरोटिड मैंडिबुलर सबमैंडिबुलर, सबलिंगुइनल और बक्कल ग्लैंड, ये तीनों मिलके जब सलाइवेशन करवाते हैं ना तो इसके अंदर दोनों किस्म के प्रोटीन होते हैं। लेकिन जो पैरोटिड में से सिक्रेशन हो रही होती है ना उसके अंदर सिर्फ सीरस ये पेटाइलिन ही होता है। इसका क्या मकसद है मैं आपको पढ़ा दूँ थोड़ा सा आगे। म्यूकस सिक्रेशन दैट कंटेन्स म्यूकन फ्रॉम लुब्रिकेटिंग फॉर सरफेस प्रोटेक्शन। तो हमने पढ़ा सलाइवा के अंदर दो टाइप के जो है वो प्रोटीन होते हैं। एक हमने पढ़ा पेटाइलिन जो कि आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करवाता है, दूसरा होता है म्यूकिन जो लिब्रिकेशन करवाता है और प्रोटेक्शन कराता है, जो कि बात हमने पहले से पढ़ ली है। अब इसमें बात ये है कि जो हमने पैरोटिड ग्लैंड है ना, जो प्रिंसिपल ग्लैंड में से जो एक ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, ये सिर्फ जो है वो एक किस्म का प्रोटीन सिक्रेट करवाता है जिसको हम कहते हैं सेरस सिक्रेशन या फिर पेटाइलिन। बाकी जो है ना जो तीनों है सबमैंडिबुलर, सबलिंगुइनल और जो तीसरा वाला था बक्कल, वो जो है वो दोनों किस्म के प्रोटीन को सीक्रेट करवाते हैं। आपके सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.0 से 7.0 तक होता है और ये जो है वो यही जो है वो फेवरेबल रेंज है जिसके अंदर पेटाइलिन जो है वो काम करता है और आपके डाइजेस्ट को जो है वो जो आपका स्टार्च है ना उसको जो डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है, ये जो थोड़ी सी रेंजेस लिखी हुई हैं आपके पीएच की तो ये आ जाती हैं ऑस्पी के अंदर, तो ये आपको याद होनी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ आयंस इन सलाइवा, सिक्रेशन ऑफ आयंस इन सलाइवा। तो हमारे सलाइवा के अंदर मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस होते हैं। ये थोड़ा सा मैं इस पिक्चर में आपको समझाती हूँ कि जब आपका सलाइवा सिक्रेट होता है ना तो वो 2 स्टेज वाला काम है, यानी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सिर्फ प्राइमरी सिक्रेशन हुई, पेटाइलिन और म्यूक्लियस आ गया। इसके अलावा भी एक चीज़ पीछे हो रही होती है सलाइवा के अंदर, वो ये होती है कि जो सोडियम जैसे ही जब आपका सलाइवा सिक्रेट हो रहा होता है ना तो सोडियम की एक्टिव एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है और ईसीएफ के अंदर एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू हो जाती है। जब एक चीज़ हद से ज़्यादा पहले से जो एक्टिव एब्जॉर्ब हो रही है यानी रीएब्जॉर्ब हो रही है तो कोई दूसरी चीज़ तो होगी ना जिसकी हमने एक्टिव सिक्रेशन करवानी है, तो वो होता है पोटेशियम। अब जैसे ही जो है वो पोटेशियम का लेवल जो है वो बढ़ता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेशियम की बढ़ती है, तो फिर क्या होता है कि पैसिव ये क्या करता है, ट्रिगर करता है क्लोराइड की पैसिव एब्जॉर्प्शन को। जब क्लोराइड की पैसिव एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर बाइकार्बोनेट की जो है वो सिक्रेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अगर इसको नहीं भी करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये, और ये याद रखना कि ये जो चारों ग्लैंड्स हैं इसके अंदर से कौन से ग्लैंड में कौन से प्रोटीन जो है वो सिक्रेट हो रहे हैं और कौन से मिसिंग है। तो ये पैरोटिड वाला आपने पॉइंट याद रखना है। दिस वन इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये बेसिक फंक्शन दैट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन। हमें ये पता है कि हमारे पास जो है वो पेप्सिनोजिन सिक्रेट हो जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो पेप्सिनोजिन जो मतलब सिक्रेट हो गया है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। व्हेन पेप्सिनोजिन इज फर्स्ट सिक्रेटेड इट हैज़ नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी। कि जब जो है वो पेप्सिनोजिन सिक्रेट होता है तो उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तब वो एक्टिव पेप्सिन बनता है, ठीक है। तो हम एक बात ये भी है कि हमारे जो स्टमक है, जो हमारा गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो पेप्सिनोजिन जो है वो सिक्रेट से हो रहे होते हैं, लेकिन सबका काम एक ही होता है ना, इसलिए हम एक ही को बार बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यानी जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तब ये एक्टिव पेप्सिन बनता है, और जब ये पेप्सिनोजिन होता है ना, यानी जब ये डी एक्टिवेटेड होता है तब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 42,500, लेकिन जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो इसका वेट जो है वो कम हो जाता है, 35,000 जो है इसका वेट जो है वो रह जाता है। अच्छा, पेप्सिन जो है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के तौर पर जो है वो काम करता है। ये एक बहुत हाईली एसिडिक मीडियम है, यानी इसका जो pH है वो 1.8 से लेकर 3.5 तक होता है, लेकिन अगर pH 5 से ज़्यादा हो जाए तो ये वापस इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है और अपना काम करना छोड़ देता है, ठीक है। ये बात दोबारा से रिपीट हो रही है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? हमारा जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके साथ मिलके विटामिन B12, जब विटामिन B12 के साथ जब हमारा ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर यानी हम ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं, जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन के साथ विटामिन B12 मिल जाते हैं, फिर वो मिलकर जो है वो हमारा जो फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर पहुंचाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर घूमने में जो है हेल्प करते हैं। लेकिन अगर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो मिसिंग है और विटामिन B12 अकेला घूम रहा है तो फिर विटामिन B12 किसी काम का नहीं है, और वो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो है वो आपके स्टमक के आपके जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की, और आपको पेरिनियस एनीमिया हो जाएगा। यानी फूड तो बन रहा है लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से विटामिन B12 जो है वो इस काबिल नहीं है कि आपके फूड मटेरियल के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्लड तक पहुंचा सके, और इसकी वजह से आपको पेरिनियस एनीमिया हो जाएगा। अब थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे करनी है वो ये करनी है कि हमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है ना एग्जाम्स में वो आ जाती है पेनक्रियाटिक सिक्रेशन लिख दें या फिर लिख दें सिक्रेशन ऑफ लिवर, ठीक है। तो ये हमें पढ़नी थोड़ी सी बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर मैंने NBB इसीलिए लिखा हुआ है। द पेनक्रियाज लाइज पैरेलल टू द बीनीथ द स्टमक टू एंड बीनीथ द स्टमक। ये एनाटमी पढ़ी होगी तो ये बात आपको पता होगी, फिर भी मैं पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जो आपका पेनक्रियाज है वो पैरेलल और बीनीथ आपके स्टमक के नीचे है और पैरेलल है, ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर बहुत इट इज़ beneath the stomach is a large compound gland and is most of its internal structure is similar to the salivary gland। तो जो इसके अंदर जो हम ग्लैंड के जो हमारे स्ट्रक्चर जो हम पेनक्रियास के अंदर पढ़ेंगे ना वो सारे के सारे जो है वो सिलिवरी ग्लैंड से मिलते जुलते हैं, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। The pancreatic digestive enzymes are secreted by pancreatic acini and large volume of sodium carbonate solution are secreted by small ductules and large ductules। अच्छा, तो हमारा जो पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो पेनक्रियाटिक एसिनी से जो है वो सिक्रेट होते हैं, और पेनक्रियाटिक एसिनी के अंदर ही लार्ज और जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है। यानी पेनक्रियाटिक एसिनी के अंदर से हमारे पास पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रेट होते हैं, और इसी एसिनी के अंदर जो होते हैं स्मॉल और लार्ज डक्ट्यूल्स होते हैं जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है वो लार्ज वॉल्यूम पड़ा हुआ होता है, और ये दोनों यानी पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलकर जो है वो पेनक्रियाटिक फ्लूइड बनाते हैं या पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, ठीक है। और ये सारा के सारे जो है वो मिलकर पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है बाहर आ जाते हैं, और फिर वो जाके पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो जॉइंट्स हेपेटिक डक्ट से मिलती है, और फिर वो डिडनम के अंदर जाके सीक्रेट हो जाते हैं इस थ्रू पेपिला ऑफ वेटर एंड बाय द स्फिंक्टर ऑफ सराउंडेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे ये बात कुछ इस तरीके से मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ कि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बने और यहाँ पे
ये लिखा हुआ है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और यहीं पे है पेपिला वाटर जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। तो इसके थ्रू जाके आपके ड्यूडेनम के अंदर जो है वो चले जाते हैं, यानी इस पूरे के अंदर बनते हैं दोनों के दोनों पेनिट्रेटिक सिक्रेशंस, और जो आपके बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी है वो इसके अंदर बनता है और बन के जो है वो मिक्स होके दोनों के दोनों आपके जो डक्ट है उसके थ्रू जो है वो बाहर आ जाते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट, यानी यहीं से जो है वो आपका जो बाइल जो है वो भी आ रहा होगा और यहीं से आपके पेनक्रियाज की सिक्रेशन भी आ रही होगी, और वो दोनों मिल के जाके आपके ड्यूडेनम के अंदर जो है वो डाइजेशन करवाना शुरू कर देंगे। और इनका काम बेसिकली क्या होता है कि जो स्टमक से फूड आ रहा होता है ना, वह एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करवाते हैं। ये मज़ीद आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि द कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट देन फ्लोज इनटू अ पेनक्रियाटिक डक्ट एंड नॉर्मली जॉइंस हेपाटिक डक्ट। ये हमने पढ़ लिया। पेनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड मोस्टली, अच्छा ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, ये आपका जब कायम आपके अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा तभी सिक्रेट होंगे। यानी जिस तरह लिवर होता है ना, वो तो 24 घंटे मतलब वो सिक्रेशन करता रहता है और वहाँ से सिक्रेशन जमा होकर आपके जो है वो गॉल ब्लैडर में चली जाती है और ज़रूरत होती है तो निकलती है। लेकिन पेनक्रियाज जो है ना वो तभी सिक्रेशन करती है जब आपके अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर किसी भी किस्म का कायम मौजूद हो, यानी कोई फूड मटेरियल मौजूद हो, वो तभी सिक्रेशन करेगी, अदरवाइज़ वो नहीं करेगी। अच्छा, पेनक्रियाज अब पहले इसने क्या, एक सिक्रेशन इसने की और उसको जाके इसने ड्यूडेनम में दे दिया। दूसरी सिक्रेशन ये क्या करती है, ये इंसुलिन भी सिक्रेट करती है, लेकिन इंसुलिन कोई ड्यूडेनम में नहीं भेजती, इंसुलिन कोई डायरेक्टली ब्लड में भेजती है। किसके थ्रू? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के थ्रू। इसमें बस ये बात थी। अब आपके पेनक्रियाज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड मटेरियल को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। पेनक्रियाज आपके 3 जो है वो स्पेशल किस्म के फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है फैट। इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जो स्टमक से फूड आया हुआ होता है एसिडिक, उसको न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, जब कायम आपके स्टमक से ड्यूडेनम में एम्प्टी हो जाता है, वो एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट काम कौन अंजाम देता है? बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, आपके जो स्टमक के अंदर वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस कर रही होती है? ट्रिप्सिन। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी पेनक्रियाज जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन को जो वो प्रोड्यूस कर रही होती है। अब ट्रिप्सिन जो है वो इसके 2 काम हैं। ट्रिप्सिन पहले ट्रिप्सिनोजिन होता है, फिर ट्रिप्सिन बनता है, ये तो आपको पता है ना। तो हम बात करते हैं कि ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजिन जो है वो, ठीक है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आगे वो जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, ETC इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। द मेन एंजाइम, और आपने ये बात याद रखनी है कि आपके प्रोटीन के लिए 3 जो है वो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड, और सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रिप्सिन जो है वो सीक्रेट हो रहा होता है। जबकि और ये जो है वो तीनों के तीनों एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, यानी इनको भी ट्रिगर करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए एक दूसरा एंजाइम जो है चाहिए होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन पहले ये पढ़ लें कि अगर प्रोटीन को अगर जो है वो हज़म करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए 3 एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, तो फिर फैट के लिए भी कुछ मुख्तलिफ एंजाइम्स होंगे। तो फैट के लिए क्या है कि फ़ैट डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज जो आपके फूड जो जितना भी फ़ैट होता है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, उसको फैटी एसिड और मोनोग्लाइसराइड में तब्दील कर देता है। और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज जो आपके कोलेस्ट्रॉल को हाइड्रोलाइज कर देता है। और फॉस्फोलाइपेज जो आपके फॉस्फोलिपिड्स को से जो है वो फैटी एसिड में उसको जो वो स्प्लिट कर देता है। ठीक है, जब आपके पेनक्रियाज जो है वो ये जो ट्रिप्सिनोजिन और ट्रिप्सिनोजिन बनाती है, ठीक है, जब ट्रिप्सिनोजिन बनाती है और प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज बनाती है, तो ये जब ही एक्टिवेट होते हैं जब ये ट्रिप्सिनोजिन के साथ जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो यानी ये 3 एंजाइम ये बना रही है, ये एक्टिव फॉर्म में, ये नाम जो इनके लिखे हुए हैं ये एक्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये बनते कैसे हैं? जब ये बनते हैं तो ये इस फॉर्म में होते हैं, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और ये प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड। जब ये ट्रिप्सिन के साथ मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ट्रिप्सिनोजिन बन जाता है। जब ट्रिप्सिनोजिन, अब यहाँ पे बात यह है कि पहले हमें सिर्फ एक्टिवेट करना है ट्रिप्सिनोजिन को, बाद में वो खुद ही ट्रिप्सिनोजिन और दूसरे वाले को जब एक्टिवेट कर देता है। एक चीज़ और है कि अगर ट्रिप्सिनोजिन जो है उसको मतलब एक तो ट्रिप्सिन जो है वो इसको एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर एंट्रोकाइनेज जो है वो अगर इसको मिल जाए तो वो भी इसको एक्टिवेट कर सकता है। अब इसमें ट्रिप्सिनोजिन अलग क्यों रखा गया है? यानी इसमें बात ही हो रही है कि आपका पेनक्रियाज जो है वो सारे सिक्रेशन ड्यूडेनम में कर देता है और ड्यूडेनम में जाके जो है वो एक्टिवेट होते हैं और फिर जो है वो डाइजेस्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो वो पहले ही एक्टिवेट क्यों नहीं होते? पहले अगर वो एक्टिवेट होंगे
तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पैनक्रियाज है वो भी तो मतलब किसी एक किस्म का एक ह्यूमन बॉडी भी तो प्रोटीन और फैट से बनी हुई है ना, तो वो भी तो एक किस्म का उसको समझ लें फूड मिल जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो पैनक्रियाज खुद को डाइजेस्ट कर लेगी। तो इसलिए पहले जो है वो पैनक्रियाज इन एक्टिव फॉर्म में आपके डिडनम के अंदर ये ट्रिप्सिन वगैरह को भेजती है, फिर वहाँ जाके ये दूसरे एंजाइम्स के साथ मिलके एक्टिव होता है और आपके डिडनम में डाइजेशन का प्रोसेस एक्टिवेट करवाता है। अगर किसी वजह से कोई ब्लॉकेज हो जाए या पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये हो सकता है कि आपके डिडनम के अंदर और जो आपके पैनक्रियाज से जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जा रहे हैं आपके डिडनम के अंदर, वहाँ पर वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिवर्स हो जाएं और वो आपकी पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट कर दें, और ये बहुत एक सीवियर कंडीशनर है, इसको हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट था। जो दूसरी चीज़ जो इसी चैप्टर में पढ़नी है और इसी वीडियो में हमने ख़त्म करनी है वो है बाइल सिक्रेशन ऑफ लिवर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पर ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो आपके लिए बहुत ईजी है। एक दिन में हमारा जो बाइल है वो 600 से लेके 1000 मिलीलीटर तक जो है वो बाइल सिक्रेट करता है। इसके दो इंपॉर्टेंट काम है। एक तो ये जो फैट है ना, जो बड़े बड़े फैट के चंक्स होते हैं ना, उसको इम्पल्सिफाई करके फैट पार्टिकल्स को छोटे में तब्दील करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। दूसरा ये कि उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब ये ऐसे नहीं करता कि अब इसके अंदर कोई बाइल के अंदर कोई ऐसे एंजाइम्स हैं फैट डाइजेशन करवा रहे हैं, नहीं, इसके अंदर बाइल एसिड्स होते हैं ना जो ये दो काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 बाइल एसिड्स होते हैं जो ये 2 काम करवा रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि बाइल का एक काम तो हमने पढ़ा कि फ़ैट को एमल्सिफाई करता है और उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। एक चीज़ इसकी ये है कि जो आपके हीमोग्लोबिन के अंदर के जो एक्सक्रीटरी मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो, और जो आपके कोलेस्ट्रॉल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो, उसकी जो स्टोरेज जो होती है वो भी इसी के अंदर, मतलब एक्सक्रीशन ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट जो सीक्रेट हो रहे होते हैं आपके हीमोग्लोबिन से, जैसे बिलिरुबिन हो रहा होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल का, वो सारे के सारे आपके लिवर के अंदर जो वो स्टोर हो रहे होते हैं। तो यानी एक्सक्रीशन का काम भी यही आपका लिवर कराता है, आपके हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन को सीक्रेट करवाता है। दिस इज़ द रीज़न आपके यूरिन का कलर येलो होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को जो है वो सीक्रेट करवा रहा होता है। एक लास्ट चीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो जो है वो ख़त्म कर देंगे। बाइल इज सीक्रेटेड इन 2 स्टेजेस। यहाँ पे वही बात होगी कि जो आपका बाइल है वो हेपेटोसाइट्स में सीक्रेट होता है इनिशियली, फिर उसके बाद वो जो बाइल एसिड है और जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो बाइल कैनिकुलाई में जाता है, फिर वहाँ से वो जाता है इंटरलोब्यूलर सेप्टा में, फिर इंटरलोब्यूलर सेप्टा से वो जाता है टर्मिनल बाइल डक्ट में, फिर वहाँ से फाइनली वो लार्जर डक्ट्स में जाता है, फिर वहाँ से हेपेटिक डक्ट, और हेपेटिक डक्ट से कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू वो जो है वो आपके जो डिडनम है ना, डिडनम के अंदर चला जाता है। लेकिन क्या होता है, समटाइम्स ये जो है वो डिडनम में जाने के बजाय रिवर्स होकर गॉल ब्लैडर में भी चला जाता है, क्योंकि अगर नीड नहीं है तो वहाँ जाकर क्या करेगा, तो जाकर खुद को स्टोर कर लेता है गॉल ब्लैडर के अंदर। और छोटी सी चीज़ इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो कम से कम 30 से लेकर 60 मिलीलीटर तक जो है वो बाइल जो है वो स्टोर हो सकता है, लेकिन समटाइम्स ये 450 मिलीलीटर तक भी स्टोर कर लेता है। कैसे, जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब हमें छाछ बनानी होती है ना, तो हम उसको मलबल के कपड़े में डाल के टांग देते हैं, लिक्विड सारा निकल जाता है और जो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल होता है वो हमारे पास रह जाता है। ठीक है, ये वही वाली चीज़ है कि सारा बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाता रहता है, लेकिन सोडियम ट्रांसपोर्ट के, एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्ट की वजह से, या फिर ये कह लो कि एपिथेलियम वॉल के अंदर से, वॉल के थ्रू जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स और सोडियम और जितना भी वाटर होता है वो सारा निकल जाता है, और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है ना बाइल का वो उसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है। तो इस तरीके से जो है वो 450 मिलीलीटर जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर आपका बाइल से जो है वो स्टोर हो सकता है। तो ये हमारा जीआई मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है, इससे बाहर जो है वो आपका पेपर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अब स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी इंशाल्लाह आज ख़त्म करेंगे उसको भी।